you again in a online video lecture series of DME1 subject. As you all know that our unit number 1 is in a progress. So in a today's lecture we are going to see the general design consideration, then aesthetic design consideration, and then ergonomic design consideration, and we will see the use of standards in a design. Okay, सो आज शुरू करते हैं हम अपना पहला बीट जो है डिज़ाइन कंसिडरेशन। तो डिज़ाइन कंसिडरेशन के अंदर मोस्टली एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है। जैसी कोई भी एक डिपार्टमेंट हर एक इंडस्ट्री के अंदर रहता है जिसको हम R&D डिपार्टमेंट कह के आपको पता है, NPD न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऐसा भी एक डिपार्टमेंट रहता है। तो इसके अंदर मोस्टली क्या किया जाता है कि हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू मीन बाय डिज़ाइन, यानी जनरल डिज़ाइन क्या होती है और इंजीनियरिंग डिज़ाइन क्या होती है। इमेजिनरी स्केच को जब आप इंजीनियरिंग नॉलेज अप्लाई करते हो और कैलकुलेशन प्रोसीजर फॉलो करके जो भी रिजल्ट आपके सामने आते हैं तो वो रिजल्ट्स रहते हैं नथिंग बट योर डायमेंशंस, और वो डायमेंशंस आप अप्लाई करते हो आपके रफ फिगर के ऊपर जो आपका शेप एंड साइज रहता है आपके कंपोनेंट का, आपके पार्ट्स का या आपके मशीन का, जिसके वजह से आपको क्या मिलता है, डिजायर्ड शेप एंड साइज दिखती है आपको आपके प्रोडक्ट की कि वो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है ना। तो फिर वो जो डिज़ाइन करना है या जो भी डिज़ाइन प्रोसीजर फॉलो करनी, तो उसके कुछ कंसीडरेशन होते हैं, कुछ बेसिक कंसीडरेशन होते हैं जिसको हम कहते हैं जनरल कंसीडरेशन। ठीक है। तो जनरल कंसीडरेशन में क्या देखा जाता है, फर्स्ट आप फर्स्ट देखते हो जनरल कंसीडरेशन के अंदर टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय द लोड। यानी समझ में आ रहा है आपको कि कौन से टाइप का लोड आपका कंपोनेंट के ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है, एक्ट करने वाला है, और कौन से टाइप के स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होते हैं। मोस्ट ऑफली मैं ऐसा कंसीडर करूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस क्या रहता है वो पता होगा और लोड्स क्या रहते हैं वो भी पता होगा। तो जब भी कोई भी कंपोनेंट के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट किया जाता है या लोड एक्ट किया जाता है, इम्पैक्ट होता है, तो उसके वजह से उस कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होते हैं। आ रहा है समझ में, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होते हैं। यानी वो स्ट्रेस कब इंड्यूस्ड होते हैं कि तब जब वो रजिस्ट करता है कोई भी बाहर के एक्सटर्नल लोड को, और वो रजिस्ट करने की उसकी जब ताकत नहीं रहती इतनी, तब उसके अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होते हैं। तो उसके वजह से ही क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर या आपके ऑब्जेक्ट के अंदर ब्रेकेजेस होने के चांसेस स्टार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहले बेंड होगा, फिर नॉर्मल सा क्रैक जाएगा, हेयरलाइन क्रैक, फिर बड़ा क्रैक, और उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे आपने बहुत बार EME SOM में देखा होगा कि आपको स्ट्रेस स्ट्रेन नाम का एक कर्व रहता है, तो वो उससे रिलेटेड है। तो हम उसको डिटेल में बाद में और देखेंगे। तो जनरल कंसीडरेशन में, डिज़ाइन की कंसीडरेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या देखा जाता है कि आपका लोड किस तरीके से है, उसके ऊपर स्ट्रेसेस किस तरीके से इम्पैक्ट होते हैं, और उसका इफेक्ट किस तरीके से आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। तो वो भी कंसीडरेशन करके आप डिज़ाइन प्रोसीजर फॉलो करते हो या डिज़ाइन बनाते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग है आपकी मोशन ऑफ द पार्ट्स और काइनेमेटिक ऑफ द मशीन। यानी आप जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हो, जो भी पार्ट्स आप बनाने वाले हो, तो वो किस उसका मोशन किस तरीके से रहेगा, जब वो वर्क करेगा तो उसका मोशन किस तरीके से रहेगा। जैसे अब यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि भैया उसका रेक्टिलिनियर मोशन रहेगा, कर्विलिनियर मोशन रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, या कांस्टेंट वेरिएबल एक्सीलरेशन रहेगा। अब ये तो थोड़ा टर्मिनोलॉजी जो आप पढ़ रहे हो ये थोड़ा सा हेवी लगेगा आपको सुनने को, लेकिन इसको हम अपने कंसीडरेशन में, अपने लैंग्वेज के कंसीडरेशन में ट्राई करते हैं समझने का कि मोशन ऑफ द पार्ट्स यानी क्या, कि फॉर एग्जांपल जो भी आप कंपोनेंट, आपका पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, तो वो वर्किंग स्टेशनरी वर्क करने वाला है या वो मोशनल, उसको मोशन रहेगा वर्क करते समय। तो वो भी आपको सोचना पड़ता है, वो भी आपको अंडर कंसिडरेशन लेना पड़ता है कि मेरा ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करने वाला है। तो मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट वर्क में रहने वाला, मोशन में रहेगा, तो फिर उसका मोशन किस तरीके से रहेगा, वेलो यानी जैसे कहा रेक्टिलिनियर, यानी रेक्टिलिनियर यानी क्या कि वो रेसिप्रोकेटिंग होते रहेगा, यानी एक फिक्स पॉइंट रहेगा और एक दूसरा पॉइंट उसका फ्री रहेगा जो मूवमेंट करते रहेगा, उसको हम रेक्टिलिनियर या रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कहते हैं। ठीक है ना। तो बाद में कर्विलिनियर यानी वो रोटरी मोशन में घूमने वाला है, क्या
कुछ आर्क वे में घूमेगा, हाफ सर्कल वे में घूमेगा, उस तरीके से आपका मोशन, आपका प्रोजेक्ट का मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन रहेगा कि नहीं। देन कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक स्ट्रेट या कोई भी मोशन कोई भी डायरेक्शन में वो एक कांस्टेंट स्पीड से उसकी मोशन रहेगी क्या, वो भी आपको कंसिडरेशन करना पड़ता है। देन आपकी जो भी एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन यानी क्या, कम ज़्यादा स्पीड होती रहेगी उसकी, जैसे आपकी बाइक की एक्सीलरेशन रहती है, जैसे आप स्पीड कम करते हो ज़्यादा करते हो, तो उस तरीके से भी आपके ऑब्जेक्ट का मोशन रहेगा कि नहीं। तो वो ये चारों तीनों चीज़ें कंसिडरेशन करके भी आपको आपका डिज़ाइन बनाना पड़ता है, डिज़ाइन प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। देन है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। अब सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स यानी क्या, कि आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी लोड इम्पैक्ट हो रहा है तो उसके ऊपर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो स्ट्रेसेस को भी क्या करना है हमें कि वो मटेरियल ऐसा चूज़ करना पड़ता है कि आपको वो लोड उतना वो कैरी कर पाए। आ रहा है समझ में। अगर आपका वो प्रोजेक्ट या जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर लोड कैरी ही नहीं कर पाएगा, तो आपका ऑब्वियस चीज़ है कि आपका ऑब्जेक्ट जो भी बना हुआ है वो मटेरियल ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, या उसका शेप आउट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जब भी ये चीज़ें होगी तो ऑब्वियस चीज़ है कि आपका प्रोजेक्ट या आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, रिजेक्ट किया जाएगा, या आपका ऑब्जेक्ट जो परफॉर्मेंस देना चाहता था वो दे नहीं पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका मार्केट में जो भी प्रोडक्ट बाहर जाने वाला है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, सप्लाई भी कम ऑब्वियस वैसे ही हो ही जाएगा, और साइमल्टेनियसली उसका परफॉर्मेंस जो था वो भी प्रॉपर वे में नहीं आएगा। तो फिर ये भी चीज़ हमें कंसीडरेशन करनी पड़ती है कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाले हैं या कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये भी हम एक जनरल कंसीडरेशन के अंदर कंसीडर करना पड़ता है हमें डिज़ाइन के रिगार्डिंग। देन हम देखते हैं कि फॉर्म एंड साइज ऑफ द पार्ट्स। अब फॉर्म एंड साइज ऑफ द पार्ट्स यानी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लो बहुत ह्यूज पेंड आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो, कोई तो ह्यूज अमाउंट का आपका या लार्ज शेप का आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, तो वो भी आपको करना पड़ेगा ना कि हमें ये अगर इतना बड़ा साइज़ बनाना है या इतना छोटा साइज़ बनाना है, तो उसको भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा या कंसिडर करना पड़ेगा कि जो शेप या साइज़ रहेगा मेरे इसका ऑब्जेक्ट का, तो वो किस बेसिस पे उसको हम डिसाइड करेंगे कि इसका शेप एंड साइज किस तरीके से रखना चाहिए, छोटा रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि अगर आप पेल्टन व्हील देखोगे, पेल्टन व्हील टर्बाइंस मोस्टली किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन अगर आप अगर देखोगे तो अगर कोई हैमर होता है, मान लो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल दिया था हैमर, तो हैमर का हैंडल आप बहुत बार देखते हो कि हैमर कोई छोटे हैमर होते हैं, कोई बड़े हैमर होते हैं, उससे भी बड़े हैमर होते हैं। तो ये कंसिडरेशन क्या होता है कि मान लो आप छोटा हैमर तो आप बड़े जगह पे यूज़ तो नहीं कर सकते हो, जहाँ पे आपको बड़ा कुछ इम्पैक्ट लोड गिराने का डिमांड रहेगा, तो आप छोटा हैमर थोड़ी ले सकते हो। तो वैसे ही आपको कंसिडरेशन करना पड़ता है कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ होने वाला है, वहाँ पे उसका फिर शेप एंड साइज़ क्या रहेगा, उस रिगार्डिंग आपको फिर मटेरियल भी सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके अंदर कौन सा लोड एक्ट होने वाला है, कितने टाइप का लोड एक्ट होने वाला है, ये भी कंसिडरेशन करके आपको उसको आपकी डिज़ाइन बनानी पड़ती है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट रहता है उसके फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन। अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यानी जब भी आप आपका ऑब्जेक्ट बनाते हो और मान लो वहाँ पे कोई फ्रिक्शनल मोशन है, तो ऑब्वियस है जहाँ पे बेयरिंग होती है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लिया हमने कि बेयरिंग, बॉल बेयरिंग एंड बेयरिंग के अंदर फ्रिक्शंस होते हैं, तो ऐसे कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं कि जिसके सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ पे वो फ्रिक्शंस होते हैं। तो वो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है कि हीट प्रोड्यूस होती है, फिर कहीं पे उनके सरफेसेस के ऊपर नॉर्मल रफनेस आ जाता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, कुछ बेंड होता है, कुछ क्रैक्स जाते हैं, कुछ हेयरलाइन क्रैक्स जाते हैं। तो ये ना हो इसलिए कौन सा फिर लुब्रिकेशन सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपका आईसी इंजन जो भी रहेगा, आपका 4 स्ट्रोक इंजन या 2 स्ट्रोक इंजन, उसके अंदर आपका जो भी पिस्टन रहता है तो पिस्टन अप एंड डाउन यानी टीडीसी टू बीडीसी, बीडीसी टू टीडीसी ट्रैवल करता है। तो इसके दौरान उस सिलेंडर के अंदर जो भी आपका पिस्टन है, उस सिलेंडर के इंटरनल हेड को क्या करता है, वो फ्रिक्शन कंटिन्यूसली वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि एक छोटा सा लुब्रिकेशन के लिए एक छोटा सा होल दिया जा रहता है कि जिसके अंदर से आपका लुब्रिकेशन यानी ऑयल पास हो और वो जो भी फ्रिक्शन हो रहा है इस दो सरफेसेस के अंदर, तो वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से स्मूथनेस क्रिएट करे,
तो इस तरीके से भी हमको कंसिडरेशन करना पड़ेगा कि आपका कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसकी डिज़ाइन बनानी है, तो उसके अंदर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रखना है नहीं रखना है, फिर लुब्रिकेशन सिस्टम रखना है नहीं रखना है, तो किस टाइप का रखना पड़ेगा, ये भी हमें सोचना पड़ता है, या उसको भी हमको अंडर कंसिडरेशन लेना पड़ता है। देन है कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फीचर्स। अब वो मान लो कि कोई भी कंपोनेंट आपको बनाना है, तो वो इजीली अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मार्केट में उस वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी डिमांड बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका सप्लाई भी बहुत कम हो गया है। तो वो कन्वीनियंट सिस्टम देखनी पड़ती है उसको मैन्युफैक्चरिंग करते समय। उसको जो भी रॉ मटेरियल लगेगा, जो भी मैन पावर लगेगा, जो भी मशीनरीज लगेंगी, जो भी सेटअप लगेगा, टूल्स लाइक ये तो वो भी इजीली अवेलेबल है या नहीं है, वो एक चीज़ देखनी पड़ेगी। फिर उसको इकोनॉमिकली हमें देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियली ये चीज़ बहुत महंगी तो नहीं है, या उसका जो भी इकोनॉमिकली फीचर जो रहेगा वो बहुत ही लो तो नहीं है। तो ये कंसीडरेशन करके हमें उसको डिज़ाइन करनी पड़ती है वापस उसका। देन यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। अब मान लो यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स यानी क्या कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, हम इस चीज़ के आगे आगे के बीट पे हम आने वाले हैं कि व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स यानी क्या कि जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के एग्जामिनेशन के थ्रू पास होके गए हैं, कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ARAI एक रहता है, बहुत सारे होते हैं ऐसी। तो उनके कंसीडरेशन, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका प्रोडक्ट पास होने वाला है नहीं होगा, तो उनके यूनिट्स, उनके स्टैंडर्ड आपको कंसीडरेशन करने पड़ते हैं, और उसके बाद ही आपको वो डिज़ाइन कंसीडरेशन करके वो डिज़ाइन बनानी पड़ती है। तो वैसे स्टैंडर्ड पार्ट्स रहते हैं, तो उसको यूज़ भी करना पड़ेगा, वो उसी नॉर्म्स के पार्ट्स रहने चाहिए, तो ये भी उसके अंदर हमको कंसीडर करना पड़ता है। देन है सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन। तो सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन यानी ऑब्वियस चीज़ है कि आपको सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन में करना क्या है कि जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जब भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो वो उस टाइम पे उसका जो भी सेफ्टी रहेगा वो कितना अच्छा रहेगा। यानी वो सेफ्टी यानी कि उसका मैन्युफैक्चरिंग करते समय मान लो कि उस पर कुछ वो ब्रेक ना हो पाए, उसकी वजह से दूसरे को वर्कर को कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर कंसिडरेशन करनी पड़ती है। देन हम उसके बाद देखते हैं कि वर्कशॉप फैसिलिटीज़ यानी क्या है, जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने वाला है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर चीज़ें समझनी पड़ती है कि यहाँ पे मशीनरीज अवेलेबल है या नहीं है, टूल्स प्रॉपर वे से अवेलेबल है या नहीं है, आपका फैसिलिटीज़ जो भी जैसे मैन पावर अवेलेबल है या नहीं है, फिर वो जो प्रोडक्शन लाइन रहती है वो भी अवेलेबल प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, तो कौन सी चीज़ें कम है तो जो लेनी पड़ेगी वो कहाँ से लेनी पड़ेगी, वॉटेवर वही चीज़ें आपको वहाँ पे चेक करनी पड़ती है। तो ये भी एक डिज़ाइन करते समय आपको सोचना पड़ता है। देन है नेक्स्ट नंबर ऑफ मशीन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ऑब्वियस चीज़ है कि जब भी आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करोगे कोई भी प्रोडक्ट का, तो आप आपके हिसाब से थोड़ी बनाओगे कि मुझे दिन में या महीने में या साल में इतने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने। तो ऑब्वियस चीज़ है, जैसी आपकी डिमांड रहेगी तो आपको उस तरीके से ही आपको आपके प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि फिर जैसे आपको पता है कि फर्स्ट शिफ्ट रहती है, सेकंड शिफ्ट रहती है, जनरल शिफ्ट रहती है, नाइट शिफ्ट रहती है। तो जितना आपके पास डिमांड रहेगा मार्केट से, तो उसको उतना ही आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जब करोगे तो फिर आपके पास उतना, अगर मान लो कि मशीनरीज अवेलेबल नहीं, तो आपको शिफ्ट में काम करने पड़ते हैं। फिर आ रहा समझ में। तो ये चीज़ें भी आपको कंसिडरेशन में लानी पड़ती है। एंड देन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियस चीज़ है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी सेटअप बनाओगे वॉटेवर, तो वो ज़्यादा कॉस्टली ना होना चाहिए। तो ये भी आपको सोच के आपकी प्रोडक्ट को डिफाइन करना पड़ता है कि जब भी आप उसको डिज़ाइन करोगे या जब भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके बारे में प्लानिंग करोगे, तो ये भी चीज़ आपको उसके अंदर सोचनी पड़ती है। देन असेंबली लाइन रहती है कि भैया अब सारी चीज़ें जब बन रही है आपकी, जैसे अब मैं आपको कहता हूँ कि जैसे आपका बजाज कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो बजाज कंपनी तो सारा प्रोडक्ट आपके कंपनी में बनाता ही नहीं है। वो क्या करता है कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को ऑर्डर दे देता है कि कोई किसी को कहता है कि आप मिरर बनाओ, किसी को कहता है कि आप क्लच प्लेट बनाओ, किसी को कहता है कि आप गियर बॉक्स बनाओ, किसी को कहता है कि आप साइलेंसर बनाओ। तो ये नंबर ऑफ़ पार्ट्स, नंबर ऑफ़ छोटे छोटे यूनिट्स को ऑर्डर दिए जाते हैं।
तो वहाँ से क्या करते हो आप कि एक सेटअप रखते हो कि जहाँ पे ये सब एक जगह पे आएंगे पार्ट्स और आप वहाँ पे उसकी असेंबली करते हो। तो वैसे भी आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी जब आप आपके प्रोडक्ट के बारे में जब भी डिज़ाइन बनाते हो या जब भी डिज़ाइन करने के लिए आप सोचते हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके 12 जनरल कंसिडरेशन। जब भी आप डिज़ाइन कोई भी प्रोडक्ट के अंदर बनाने की कोशिश करोगे या प्लानिंग करोगे तो आपको ये 12 चीज़ें सोचनी पड़ती है कि मुझे डिज़ाइन कंसिडरेशन करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो ये चीज़ें जब आप सोचोगे, इसके ऊपर स्टडी करोगे, तभी आपका डिज़ाइन प्रोसीजर प्रॉपर वे से पास ऑन होते जाएगा या आगे फर्दर अहेड होते रहेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये जनरल कंसिडरेशन इन डिज़ाइन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एर्गोनॉमिक और एस्थेटिक कंसिडरेशन, डिज़ाइन कंसिडरेशन वो क्या होता है देखेंगे। एर्गोनॉमिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन हम देखेंगे अभी, जस्ट वेट। जस्ट मिनट। ओके, हियर वी गो। यहाँ पे आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगा कि एस्थेटिक कंसिडरेशन इन अ मशीन डिज़ाइन और जनरल डिज़ाइन। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय एस्थेटिक्स। फर्स्ट थिंग ये समझ में आएंगी कि आपको ये एस्थेटिक वर्ड बहुत ही बम्बार्डिंग लग रहा है, कुछ तो हाई लग रहा है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। एक एस्थेटिक ये कंसिडरेशन रहता है कि ये लुक वाइज मैटर करता है। आपके प्रोडक्ट का लुक किस तरीके से रहेगा, वो अट्रैक्टिव रहेगा, उसका शेप किस तरीके से आपको रखना है, तो वो उसको भी हमको कंसिडरेशन में रखना पड़ता है। ऑब्वियस चीज़ है कि कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओगे उसका लुक अगर अपडब रहेगा तो ऑब्वियस चीज़ है सामने वाला वो लेने के लिए 10 बार सोचेगा, राइट ना। तो आपको आपके प्रोडक्ट का एस्थेटिक लुक भी मैटर करना पड़ता है, कंसिडरेशन में लाना पड़ता है। तो उसको हम कहते हैं एस्थेटिक कंसिडरेशन इन डिज़ाइन। अब ये क्या कहता है कि एस्थेटिक के वर्ड ही क्या कह रहा है कि इट इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अ ब्यूटी। यानी क्या है कि ऑब्वियस चीज़ है कि उसका लुक बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो उसका एक प्रिंसिपल सेट करना पड़ेगा या उसका एक सेट ऑफ प्रिंसिपल रहेगा कि जो आपके लुक को या जो भी आपका शेप एंड साइज रहेगा प्रोडक्ट का वो डिफाइन करेगा, राइट। तो जितने भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो उसका कुछ तो पर्पज़ होता है, किसी भी प्रोडक्ट का एक पर्पज़ होता है। तो वो पर्पज़ फुलफिल करने के लिए आपको एस्थेटिक कंसिडरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप यहाँ पे दिखाया कि द कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द पीपल अराइजेस ड्यू टू द शीयर नेसेसिटी ऑफ दिस फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ऑब्वियस चीज़ यहाँ पे उन्होंने वही कहा है कि जो भी पर्पज़ है आपका कि आपके प्रोडक्ट के अंदर और आपके पीपल जो भी यूज़ करने वाला यूज़र है उसके अंदर का जो भी कॉन्टैक्ट रहेगा यही मैटर करता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत क्या है। उस तरीके से उसको आपको उसकी नेसेसिटी के हिसाब से आपको उसको बनाना पड़ेगा, उसका लुक बनाना पड़ेगा, राइट। तो अब ये होता क्या है कि अब इस कंसीडरेशन के अंदर हम मैक्सिमम पैरामीटर कौन से कंसीडर करते हैं एस्थेटिक के लिए। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखता है कि फंक्शनल परफॉर्मेंस। फंक्शनल क्या नहीं, इसका पर्टिकुलर परफॉर्मेंस क्या रहेगा आपके ऑब्जेक्ट का, पर्टिकुलरली वो किस बेसिस के ऊपर वर्क करने वाला है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल परफॉर्मेंस। देन ड्यूरेबिलिटी, उसकी ड्यूरेशन क्या रहेंगी, यानी उसका एक पीरियड रहेगा ना काम करने का कंटिन्यूसली, तो वो ड्यूरेबिलिटी हमें आपके प्रोडक्ट के अंदर देखनी पड़ेगी। उससे ही आपके प्रोडक्ट का एस्थेटिक कंसिडरेशन देखा जाता है। फिर अपीयरेंस, जैसे मैंने अभी कहा था कि अपीयरेंस यानी कि लुक, आपके प्रोडक्ट का लुक किस तरीके से रहेगा, वो किस तरीके से दिखना चाहिए, वो भी हमको इसके अंदर कंसिडरेशन करना पड़ता है। सर्विस सपोर्ट अवेलेबल, यानी आपके सर्विस सेंटर्स कितने रहेंगे ये भी आपको चेक करने पड़ेंगे कि सर्विस सेंटर्स आपको रखना है नहीं रखना है या नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। इनिशियल कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट, ऑब्वियस चीज़ है कि जब भी आप इनिशियल कॉस्ट यानी आप डिसाइड कर दो कि आपके प्रोडक्ट का ये इनिशियल कॉस्ट है, यानी शुरुआती का कॉस्ट हम ये रखेंगे और बाद में रनिंग कॉस्ट क्या है उसकी, यानी उसमें आपको परसेंटेज में डिस्काउंट देना है या उसमें और बढ़ाना है, ये भी आपको कंसिडरेशन करना पड़ता है। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं कि इनिशियल पॉइंट पे उनका प्रोडक्ट उनका एक फिक्स्ड रेट रहेगा और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप देखते हो कि उसके अंदर आपको डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। तो ये डिपेंड रहता है कि आपके मार्केट की डिमांड के ऊपर। देन नेक्स्ट है कंफर्ट टू द यूजर्स, यानी आपका प्रोडक्ट जब भी बनेगा तो वो ईज रहना चाहिए यूज़र एंड यूज़र को के लिए कि वो हैंडल जब करेगा तो वो इजीली हैंडल कर पाए या उसमें कन्फ्यूजन ना हो उसको ज़्यादा, तो वो भी आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ थिंग्स है जिसके अंदर हम एस्थेटिक कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट आते हैं हम एर्गोनॉमिक कंसिडरेशन के ऊपर। अब एर्गोनॉमिक कंसिडरेशन क्या होता है कि एर्गोनॉमिक कंसिडरेशन एक रिलेशनशिप होती है मशीन के अंदर और आपके
मैन के अंदर, यानी मैन पावर के अंदर, जो भी आप यूज़ करने वाले मैन पावर रहेगा वो उसके अंदर। तो ये एक रिलेशनशिप रहती है। तो इसकी ये रिलेशनशिप किस पे डिफाइन की जाती है कि इर्गोनॉमिक, जैसे इर्गोनॉमिक यानी इकोनॉमिक। आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको कॉस्ट वाइज भी कंसिडरेशन करना पड़ता है और साइमल्टेनियसली कि कौन सा एंड यूज़र है जो इसको यूज़ करने वाला है, उसकी वो किस बेसिस के ऊपर इसको यूज़ करने वाला है। तो वो दो चीज़ों को मिक्स अप करते हैं तो उसको हम कहते हैं इर्गोनॉमिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है, सिंपल चीज़ है कि इर्गोनॉमिक में क्या होगा कि आप मैन और मशीन के रिलेशनशिप के बीच के अंदर का कंसिडरेशन करोगे, एंड देन उसका इकोनॉमिकली हम उसको भी कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। अब जहाँ पे आपको इसमें एक पॉइंट दिख रहा होगा कि इट एम्स टू डिक्रीज द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेसेस ऑफ द यूज़र, यानी क्या कि जितना भी आप आपके एंड यूज़र को वो प्रोडक्ट इजीली बना के दोगे, जिसकी वजह से उसका जो भी यूज़ रहेगा वो सिंपल रहेगा, इजी रहेगा, यानी वो डिक्रीज क्या करेगा उसका फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस किसका, यूज़र का, कि यार मुझे बहुत हेडेक हो रहा है कि ये प्रोडक्ट मैं किस तरीके से बनाऊँ या मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करूँ। तो ये चीज़ें आप जितना उसका रिड्यूस करोगे उतना वो प्रोडक्ट के पास ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। तो ये हो गया आपका इर्गोनॉमिक कंसिडरेशन, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड्स जो भी आप यूज़ करते हो, जो भी डिज़ाइन के अंदर हम एक प्रेफरेबल स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो हम देखेंगे कि एक्सप्लेन यूज़ स्टैंडर्ड्स इन ए डिज़ाइन। अब मुझे एक बात बताइए कि स्टैंडर्ड्स आपने बहुत बार सुना होगा, ISO, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। यानी IS क्या, इंडियन स्टैंडर्ड, राइट, और ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो अब ये स्टैंडर्ड्स होते क्या है, तो सिंपल है, स्टैंडर्ड्स होते क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इस ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। तो वो नॉर्म्स के अंडर आपके प्रोजेक्ट या आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पास होना चाहिए, उनके नॉर्म्स के हिसाब से वो बने हुए चाहिए, तभी जाके वो आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो मार्केट में अवेलेबल होगा या ना होगा। तो अब जैसे ये कंसिडरेशन क्या होता है कि मान लो कि हम जैसी इंडियन, यूके में और यूएस में दो अलग स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं कि यूएस में माइल्स बोलते हैं और हम यूके और इंडिया में हम किलोमीटर्स बोलते हैं, राइट। तो इनमें डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस ना हो इसलिए ही क्या किया जाता है कि आप स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड करते हो या बनाते हो। तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहती है जिसको आपको फॉलो करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ना मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आए ना यूज़ करते समय प्रॉब्लम आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं और एक एग्जांपल दूंगा, तो इंडिया में अगर आप शर्ट के साइज़ देखोगे जो भी रहेगा 40, 42, 44, तो यही आप यूएस में जाओगे तो आपको वो साइज़ वेरी करेंगे, उनके पास वो अलग शेप के साइज़ के रहेंगे। जैसे अपने पास शूज़ का जो भी 8 नंबर का रहेगा तो वहाँ पे उनका एक तो 6 नंबर का रहेगा या 10 नंबर का रहेगा, तो वो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड में जब कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ये हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं स्टैंडर्ड्स का, जिसके अंदर हमें उसके नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब ये स्टैंडर्ड्स होते क्या है, किस बेसिस पे स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। अब जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड्स फॉर मटेरियल, देयर केमिकल कंपोजिशन, के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड हीट ट्रीटमेंट, यानी ये चारों चीज़ों को कंसिडरेशन करके एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, अलग स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो वो फॉर एग्जांपल इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 210 specifies 7 grades of grey cast iron designated as FG 150, FG 200, FG 220 एक्सेट्रा। यानी इनका सीधा सीधा कहना क्या है कि ये स्टैंडर्ड का एक कैटेगरी है, अलग स्टैंडर्ड है। तो वो स्टैंडर्ड किस बेसिस पे बनाया जा रहा है कि मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है, उसके अंदर केमिकल कंपोजिशंस क्या रहेंगे उसके ऊपर से उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा। उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो मटेरियल की, यानी उस मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी उसके बेसिस पे भी उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया बनाया जाता है या उसको उस कैटेगरी में डाला जाता है। और उसके अंदर कौन सा हीट ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके ऊपर कौन सा हीट ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके ऊपर भी वो स्टैंडर्ड बनाया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है। देन स्टैंडर्ड्स फॉर शेप्स एंड डायमेंशंस, सिंपल चीज़ है, कोई भी चीज़ के लिए अगर आपको एक शेप रहेगा या उसका डायमेंशंस रहेगा तो वो भी कंसिडरेशन करके आपका एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है या उसको उस कैटेगरी में पुटअप किया जाता है, राइट। देन स्टैंडर्ड्स फॉर फिट्स, टॉलरेंसेस, सरफेस फिनिशेस, ये भी चीज़ें कंसिडरेशन करके आपको एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, आपका स्टैंडर्ड के अंदर जाना पड़ता है, आपको उस स्टैंडर्ड के अंडर गॉन थ्रू करना पड़ेगा या उस स्टैंडर्ड को देख के आपको वो इस चीज़ों को देख के उसको स्टैंडर्ड में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। देन द स्टैंडर्ड्स फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट,
यानी स्टैंडर्ड किसके लिए बनाया गया है या स्टैंडर्ड्स किसके लिए रहेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट का टेस्टिंग अगर आपको करना है, जैसे आप सरफेस रफनेस टेस्ट करते हो, इंटरनल सरफेस रफनेस टेस्ट करते हो, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स रहते हैं अलग अलग, ठीक है ना। जैसे आपने हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के बारे में सुना होगा, तो ये सारे टेस्टिंग के अलग अलग नॉर्म्स के अंडर आप आपके प्रोडक्ट को भी टेस्ट करते हो, तो वो भी आपको स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही करना पड़ता है, वो भी आपको कंसिडरेशन करना पड़ता है। देन आपकी जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेंगी वो भी आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से करनी पड़ती है आपको, एग्जैक्टली तो अब यहाँ पे होता क्या कि मेन चीज़ जिसकी वजह से आपको ये स्टैंडर्ड समझ में आएगा अभी। तो स्टैंडर्ड क्या होता है कि ये आपकी डिज़ाइन ऑफिस के अंदर 3 कैटेगरी के अंदर आपके स्टैंडर्ड्स डिवाइड किए गए। कोई भी डिज़ाइन वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाओ आप, तो आपके जो भी स्टैंडर्ड्स है वो 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंडर डिवाइड किए गए। तो उसमें फर्स्ट है कंपनी स्टैंडर्ड्स। कंपनी स्टैंडर्ड्स क्या, यानी कि एक इंडिविजुअल कंपनी रहेंगी जो खुद का स्टैंडर्ड बनाएंगी, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड बनाएंगी वो, और वो उसको ही फॉलो करेगी और उसके ही डिज़ाइन प्रोसीजर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी उसके प्रोसेस रहेंगे वो उसको फॉलो करके ही काम करेंगे। तो उसको कहते हैं हम कंपनी स्टैंडर्ड्स। देन ए नेशनल स्टैंडर्ड्स। नेशनल स्टैंडर्ड्स यानी क्या कि जो एक कंट्री होती है वो कंट्री खुद डिसाइड करेगी कि मेरे कंट्री के अंदर जितने भी कंपनीज इंडस्ट्रीज रहेंगे तो वो कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे या कौन सा डिज़ाइन प्रोसीजर फॉलो करेंगे, किस तरीके से उनका प्रोसेस रहेगा। तो वो एक नॉर्मल, एक स्टैंडर्डाइज्ड, एक नेशनलाइज्ड स्टैंडर्ड रहेगा जिसको हम IS कहते हैं, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं। तो जो इंडिया के लिए यूज़ किया गया है, DIN फॉर जर्मनी के लिए ये यूज़ किया गया है, AISI ये USA के लिए यूज़ किया गया है। तो ये स्टैंडर्ड्स उनके उनके कंट्री के लिए कंट्री वाइज बनाए जाते हैं। एंड देन लास्ट वन जो है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसको आप ISO कहते हैं, ISO कहते हैं, कि जो नंबर ऑफ कंट्रीज एक साथ आती है और वो डिसाइड करती है कि अपना वर्किंग स्ट्रक्चर, वर्किंग कल्चर किस तरीके से रहना चाहिए। तो वो कब होता है, किस कंट्रीज़ में होता है, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, यानी कुछ पार्ट्स मेरे पास बन रहे हैं, इंडिया में बन रहे हैं, कुछ पार्ट्स US में बन रहे हैं, या कुछ मेरे US के पार्ट्स यहाँ पे आके उसका डीलिंग होगा, या वॉट एवर जो भी रहेगा, जहाँ पे भी 2 कंट्रीज़ के अंदर रिलेशनशिप रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़, सेलिंग पर्पज़, मार्केटिंग पर्पज़, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी जो दोनों को भी साइमल्टेनियसली स्मूथली काम करने के लिए हेल्प करेगी। तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आएगा कि आज हमने क्या क्या देखा है। आज हमने देखा है कि जनरल कंसिडरेशन इन डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन बनाते समय आपको कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी, बेसिक। तो हमने 12 पॉइंट्स देखे उसके अंदर। देन हमने देखा एस्थेटिक डिज़ाइन कंसिडरेशन, देखा कि लुक वाइज आपका प्रोडक्ट किस तरीके से रहेगा। उसके अंदर भी हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स देखे कि कौन सी चीज़ें आपको मेनली फॉलो करनी पड़ेगी या कंसिडर करनी पड़ेगी। देन हमने देखा आपका इर्गोनॉमिक कंसिडरेशन, तो जिसके अंदर हमने ये देखा कि इकोनॉमिकली एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मशीन के अंदर का कंसिडरेशन करके आपको इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी करना पड़ता है। एंड लास्ट में हमने देखा कि स्टैंडर्ड्स, कितने टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं, किस बेसिस के ऊपर स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कितने क्या क्या होती है, तो वो हमने इसके अंदर देखा, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ मैसेज मी और कॉल मी फॉर, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू।